नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 5 बज चुके हैं। अनंत और श्वेता हाजिर हैं आपके सामने वो तमाम खबरें लेकर जो सुबह से अब तक या तो घटित हुई हैं या फिर उन खबरों में कोई डेवलपमेंट है। कोशिश हमारी ये है कि अगर आप खबर नहीं देख पाए हैं, अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाए हैं, न्यूज चैनल नहीं देख पाए हैं या फिर रेडियो पर खबर नहीं सुन पाए हैं, तो इस बुलेटिन से आप खबरों से रूबरू हो सकें। कुल मिला के अनंत का यह कहना है कि जिस किसी भी वजह से अगर आप खबरें नहीं देख पाए हैं तो हम खास करके डिजाइन करके ये बुलेटिन आपके लिए लेकर आए हैं। और श्वेता और अनंत के साथ अगले आधे घंटे तक आप बने रहिए। आपको तमाम खबरों के बारे में मालूम हो जाएगा, वो खबर खास करके जिससे आपका सरोकार है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से। दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 90वीं इंटरपोल महासभा को आज प्रधानमंत्री ने संबोधित किया। इस महासभा में 195 देशों के प्रतिनिधि शिरकत कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इन प्रतिनिधियों में सदस्य देशों के मंत्री, पुलिस प्रमुख, केंद्रीय ब्यूरो के प्रमुख और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल हैं। खास बात यह भी है कि भारत में इंटरपोल महासभा की बैठक 25 सालों के अंतराल के बाद हो रही है। पिछली बार भारत में ये महासभा 1997 में हुई थी। भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर इस बार की महासभा का आयोजन नई दिल्ली में करने का विशेष मौका दिया गया। आपको बता दें कि इंटरपोल महासभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में अहम भूमिका निभाने वाला देश है और आजादी से पहले भी हमने दुनिया को बेहतर बनाने के लिए कुर्बानियां दी हैं। उन्होंने आतंकवाद जैसे खतरे से निपटने के लिए दुनिया को एक साथ आने की अपील की। इंडिया इज सेलिब्रेटिंग 75 years of independence in 2022. It is a celebration of our people, culture and achievements. It is a time for looking back at where we came from and also for looking ahead at where we want to go. और अब रुख करते हैं अगली खबर का। इस बार दीपावली से पहले पीएम मोदी कई धार्मिक यात्राएं करने वाले हैं। पीएम दिवाली से पहले केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की यात्रा करेंगे और छोटी दीपावली के दिन अयोध्या में रहेंगे। बताया जा रहा है कि इस बार दीपावली से कुछ दिन पहले यानी 21 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ धाम जाएंगे। यहां पहुंचकर पीएम वहां चल रही विकास परियोजनाओं का जायजा लेंगे। उसके बाद बाबा केदार के दर्शन करेंगे और 21 अक्टूबर की रात केदारनाथ में ही बिताएंगे। अगले दिन यानी कि 22 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी के बद्रीनाथ धाम जाने का कार्यक्रम है। वहां वो बद्री विशाल का दर्शन करेंगे। इसके बाद छोटी दिवाली यानी कि 23 अक्टूबर को प्रधानमंत्री के अयोध्या जाने का कार्यक्रम है। यहां वो रामलला के दर्शन और पूजा अर्चन करेंगे और सरयू घाट पर आरती में शामिल होंगे। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी राम की पैड़ी पर होने वाले दीपोत्सव में भी हिस्सा लेंगे। मध्य प्रदेश में इस बार धनतेरस खास होने वाला है। जी हां, दरअसल धनतेरस के दिन प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश के करीब 4.5 लाख गरीब परिवारों को दिवाली की सौगात देंगे और ये सौगात होगी घर की। मतलब कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने घरों को लाभार्थियों को सौंपा जाएगा। इसके लिए 22 अक्टूबर को सतना में गृह प्रवेशम कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां राज्य के 4,51,000 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने घरों में प्रवेश दिलाया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम में शामिल होंगे, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़ेंगे। सबसे पहले तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि जो प्रदेश स्तर का प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण का गृह प्रवेशम कार्यक्रम है वो सतना जिले से हो रहा है और लगभग 4,51,000 घरों का गृह प्रवेश उस दिन होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम स्थल पे यहाँ से मतलब सतना में बीटीआई ग्राउंड पे उपस्थित रहेंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी वर्चुअली इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे और लोगों से संवाद करेंगे। इसमें जो 23,000 हितग्राही तो हमारे जिले के हैं जिनके घर कंप्लीट हो चुके हैं और उसके अलावा कुछ हितग्राही रीवा और पन्ना से भी आएंगे और बाकी हमारी अदर योजनाओं के बेनिफिशरी भी रहेंगे। और ये कार्यक्रम 22 तारीख को होगा, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का जो लाइव कनेक्शन होगा वो 4 बजे से रहेगा। अगली खबर का रुख करते हैं। गुजरात के गांधीनगर में भारत कि अब तक के सबसे बड़े डिफेंस एक्सपो की शुरुआत हो चुकी है। आज से लेकर 22 अक्टूबर तक गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन किया जा रहा है और डिफेंस एक्सपो के 12वें संस्करण की थीम पाथ टू प्राइड यानी गौरव का पथ रखा गया है।
5 दिनों तक चलने वाले इस डिफेंस एक्सपो में आत्मनिर्भर भारत की झलक दिखाई दे रही है। ये डिफेंस एक्सपो पिछले 11 डिफेंस एक्सपो से बेहद अलग है। आपको बता दें कि इस डिफेंस एक्सपो में डिफेंस सेक्टर में भारत के इंपोर्ट से एक्सपोर्टर बन जाने की पूरी कहानी दुनिया के सामने रखी गई है। इस एक्सपो में 1320 से अधिक रक्षा कंपनियां भाग ले रही हैं और करीब 25 देशों के रक्षा मंत्री और 75 देशों के प्रतिनिधि भी शामिल हो रहे हैं। डिफेंस एक्सपो 2022 के 5 दिन के आयोजन के दौरान पहले 3 दिन व्यापार के लिए होंगे, जबकि 21 और 22 अक्टूबर आम जनता के लिए होंगे। इस डिफेंस एक्सपो के अंदर वो तमाम हथियारों का प्रदर्शन किया गया है, उन उपकरणों का प्रदर्शन किया गया है जो इस समय भारतीय सेना इस्तेमाल कर रही है। और खास बात यह है कि इसमें प्राइवेट जो कंपनियां हैं डिफेंस प्रोडक्शंस जुड़ी हुई, उनके भी जो उपकरण हैं या फिर उनके जो रक्षा साजो सामान है, उनकी नुमाइश यहां पर की गई है। और कोशिश लगातार भारत की यह है कि रक्षा क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बने और उस दिशा में लगातार भारत के कदम तेजी से बढ़ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे हथियार हैं जिनके इंपोर्ट पर अब पाबंदी लग चुकी है, यानी कि उन्हें स्वदेश में ही निर्मित किया जाएगा। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं हथियारों से जुड़े, उपकरणों से जुड़े, जहां पर तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ रहे हैं। उनमें फाइटर जेट से लेकर हेलीकॉप्टर के निर्माण तक, युद्धपोतों से लेकर सबमरीन तक, तमाम दिशाओं में भारत तेजी से कदम बढ़ा रहा है। डिजाइन, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग में महारत हासिल करने की ओर तेजी के साथ आगे बढ़ा है। मित्रों, इस राष्ट्र ने पिछले कुछ वर्षों में आर्म्स के सबसे बड़े इंपोर्टर से एक एक्सपोर्टर तक की ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी तय की है। यह इस जर्नी को और अधिक गति देगा, ऐसा मेरा विश्वास है। जो भारत कभी आज के कुछ वर्षों पहले दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर माना जाता था, आज वो हमारा भारत दुनिया की टॉप 25 जो एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं उनकी क्यू में आकर खड़ा हो गया है हमारा भारत। डिफेंस एक्सपो में भारत की सैन्य ताकत दिखाई दे रही है। हिंदुस्तान में बने हथियारों और उपकरणों का प्रदर्शन यहां किया गया है जिनसे देश के दुश्मन खौफ खाते हैं। क्या है खास इस डिफेंस एक्सपो में और कौन कौन से हथियार इस एक्सपो में आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं, बता रहे हैं हमारे संवाददाता मंजीत नेगी। लद्दाख सरहद पर चीनी सेना के साथ तनाव और रूस यूक्रेन के मौजूदा हालात के बीच भारतीय सेना को स्वदेशी हथियारों से लैस किया जा रहा है। और इस बार गांधीनगर में चल रहे डिफेंस एक्सपो के दौरान भी स्वदेशी कंपनी ऐसे हथियारों को लेकर आई हैं जो भारतीय सेना में शामिल हो रहे हैं। हम आपको कल्याणी ग्रुप के इस गरुड़ा गन सिस्टम को दिखा रहे हैं जिसके ट्रायल लद्दाख से लेकर अरुणाचल सरहद पर हुए हैं। एक खास तरह के गन सिस्टम है जो एक खास गाड़ी पर लगाया गया है और 17,000 से लेकर 18,000 फीट पर यह दुश्मन के किसी भी ठिकाने को नेस्तनाबूद करके तेजी से अपनी पोजीशन बदल सकता है इस गाड़ी के माध्यम से। इसके साथ अगर लंबी दूरी तक मार करने की बात करें तो अल्ट्रा हाविट्जर गन जो लंबी दूरी तक यानी कि 30 से 40 और 50 किलोमीटर तक मार कर सकती है। अब भारतीय सेना के बेड़े में बहुत जल्द ऐसी छोटी दूरी और लंबी दूरी तक मार करने वाली तोप शामिल होंगी। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ मंजीत नेगी, गुड न्यूज टुडे, गांधीनगर। इस डिफेंस एक्सपो में आत्मनिर्भर भारत की मिसाल ब्रह्मोस मिसाइल का प्रदर्शन भी किया गया। ब्रह्मोस ऐसी मिसाइल है जिसका इस्तेमाल तीनों सेनाओं में किया जा रहा है। अब यह मिसाइल दूसरे देश को निर्यात भी की जाएगी। गांधीनगर में चल रहा डिफेंस एक्सपो अब तक का सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपो है और यहां पर हम आपको भारत की पहली सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल का नया वर्जन यानी कि नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल दिखा रहे हैं जो आकार में पहली मिसाइल से छोटी है। अगर आप अब तक जो ब्रह्मोस मिसाइल तीनों सेना में इस्तेमाल हो रही है वो काफी बड़ी यानी कि 9 मीटर लंबी है, लेकिन उसकी और इसकी मारक क्षमता की बात करें तो 280 से 300 किलोमीटर की मारक क्षमता है। लेकिन अब जो नई नेक्स्ट जनरेशन ब्रह्मोस मिसाइल पर ब्रह्मोस काम कर रहा है वो 6 मीटर यानी कि 3 मीटर छोटी है, लेकिन इसकी मारक क्षमता की बात करें तो 3 मैक स्पीड की मारक क्षमता के साथ ये दुश्मन के किसी भी ठिकाने को नेस्तनाबूद कर सकती है। और आने वाले दिनों में इस पर ब्रह्मोस तेजी के साथ काम कर रहा है। इसके साथ ही ये बहुत जल्द ही तीनों सेनाओं में शामिल होगी नई। और इसके साथ ही अगर इसकी हम बात करें तो
भारत अब न सिर्फ तीनों सेनाओं को ब्रह्मोस मिसाइल दे रहा है बल्कि विदेश में भी इसको एक्सपोर्ट कर रहा है। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ मंजित नेगी, गांधीनगर। केदारनाथ धाम से लगातार आ रही अच्छी खबरों के बीच एक दुखद खबर भी सामने आई है। कपाट बंद होने से पहले केदारनाथ धाम में आज बड़ा हादसा हो गया। गरुड़ चट्टी के पास हेलीकॉप्टर क्रैश हादसे में पायलट समेत 7 लोगों की मौत हो गई। माना जा रहा है कि खराब मौसम और घाटी में छाए कोहरे की वजह से यह दुर्घटना हुई है। हादसे की खबर मिलते ही रेस्क्यू टीमें रवाना कर दी गई। आपको बता दें कि जो अब तक खबरें आ रही है उसके मुताबिक ये हादसा हेलीकॉप्टर के केदारनाथ से वापस लौटते समय गरुड़ चट्टी के पास हुआ। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ धाम में हुए हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने मामले की विस्तृत जांच के आदेश भी दिए हैं। आपको बता दें कि 6 मई से शुरू हुई केदारनाथ यात्रा में इस बार हेलीकॉप्टर से पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में जबरदस्त इजाफा हुआ है। इस बार रिकॉर्ड श्रद्धालु यहां पर पहुंचे भी हैं, लेकिन इन तमाम खुशखबरियों के बीच ये जो खबर आखिरी दिन आई वो आपको बता दें बेहद दुखद थी, जहां गरुड़ चट्टी के पास ये हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया और उसमें 7 लोगों की मौत हो गई। पायलट समेत 7 लोगों की मौत हो गई इस हेलीकॉप्टर क्रैश में। बताया जा रहा है कि मौसम खराब होने की वजह से यह हादसा हुआ। केदारनाथ से नीचे गुप्तकाशी की तरफ जाते वक्त जो है उनका घटना हुआ। एक्चुअली जो अभी तक का जो जानकारी है वो ऐसा बता रहा है कि जो टेक ऑफ होकर के वो लगभग गरुड़ चट्टी जो लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूरी पर है उसके आसपास जो है उनका कंप्लीटली विजिबिलिटी नहीं हुआ होगा। तो उस संबंध में जो है क्या एक्चुअली घटना हुआ है वो पूरा इंक्वायरी के बाद जो है हमें स्पष्ट पता चलेगा कि विजिबिलिटी खराब होने के बाद वो क्या कहीं पे टकराया गया है या क्या है। ये इंफॉर्मेशन जो है बाद में इंक्वायरी के बाद पता चलेगा। गैंगस्टर्स के खिलाफ एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है। एनआईए ने आज देश भर के कई राज्यों में कई ठिकानों पर छापेमारी की है। एनआईए की छापेमारी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में 50 से ज्यादा ठिकानों पर हुई। बताया जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई, नीरज बवाना समेत कई गैंग से जुड़े लोगों के ठिकानों पर एनआईए ने यह कार्रवाई की है। आपको बता दें कि इससे पहले 12 सितंबर को भी एनआईए ने पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली एनसीआर में लगभग 50 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस साल 26 अगस्त को दिल्ली पुलिस ने 2 मामले दर्ज किए थे। इन मामलों में एनआईए ने जांच अपने हाथ में लेने के बाद ये छापेमारी की थी। आपको बता दें कि गैंगस्टर्स ये जांच एजेंसियों के रडार पर दरअसल क्यों आए हैं, इसकी पृष्ठभूमि को आपको समझना होगा। इसकी पृष्ठभूमि ये है कि जो पंजाबी पॉप सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से ही गैंगस्टर्स को लेकर तमाम जांच एजेंसियां, चाहे वो पंजाब पुलिस हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, या फिर अब एनआईए की एंट्री इस मामले में हो चुकी है। एनआईए 2 मामलों को आधार बनाकर अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। और ये जो सिद्धू मूसेवाला केस था, इसके तार न केवल भारत से जुड़ रहे थे बल्कि सीमा पार से भी इसके तार जुड़े थे। यह भी कहा जा रहा था कि साजिश का एक सिरा पाकिस्तान की तरफ जा रहा है। यह भी कहा जा रहा था कि जो कुलदीप बिश्नोई है उसका एक गुर्गा कनाडा में भी बैठा है, वो भी इस हत्याकांड में शामिल है, उसने भी साजिश रची है, वो भी साजिश का हिस्सा है। और तमाम ऐसे लोगों की गिरफ्तारी हुई थी जो इस हत्याकांड में कहीं ना कहीं उनका रोल देखा जा रहा था। कई जगहों से राजस्थान से गिरफ्तारियां हुई, देश के अलग अलग हिस्सों से गिरफ्तारियां हुई। और अब कोशिश यह है कि इन गैंगस्टर्स के ऊपर नकेल कसी जाए, इन पर कानून का शिकंजा कसा जाए। और इसी के तहत यह लगातार दूसरी बार है जब 50 से ज्यादा ठिकानों पर छापे मारे गए।